हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोगों के जेई के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ केमिस्ट्री में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स जो चैप्टर है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मतलब आता ही है इसमें से क्वेश्चन, KCN और AgCN के साथ जो रिएक्शन होती है ना, इसमें से आता ही है मतलब क्वेश्चन। तो ये याद रखना, KCN में जब आप रिएक्शन कराओगे तो साइनाइड C की तरफ से जुड़ेगा, ठीक है। और जो अगर आप AgCN की तरफ से करोगे मतलब AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब N की तरफ से जुड़ेगा। डिटेल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाने की, बट आपसे बेसिकली सिर्फ रिएक्शन ही पूछी जाएगी। तो ये याद रखना कि N की साइड जब मतलब AgCN के साथ कराओगे रिएक्शन तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, और जब KCN के साथ करोगे रिएक्शन तो साइनाइड फॉर्म होगा। उसके बाद एक आपका आता है KNO2 और AgNO2 के साथ रिएक्शन। तो अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को KNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका ONO जुड़ेगा, यानी एल्काइल नाइट्राइड बनेगा। और अगर आप AgNO2 के साथ कराओगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखो, AgNO2 के साथ जब करा रहे हो आप तो N की तरफ मतलब एज इट इज़ जुड़ रहा है NO2 ग्रुप, तो नाइट्रो एल्कीन बन रहा है। बट अगर आप KNO2 के साथ करा रहे हो तो वो ONO जुड़ रहा है, तो वो मतलब RONO बन रहा है, तो यानी आपका एल्काइल नाइट्राइट बन रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AgCN KCN तो आते ही आते हैं, तो इन्हें तो आप रट ही लेना। AgCN में आपका आइसोसाइनाइड बनेगा और KCN में साइनाइड बनेगा। उसके बाद एक जो आपका एक और रिएक्शन जो काफ़ी ज़्यादा आती है, एक मिनट, हाँ, एक जो आपकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आती है वो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपको PYQs में भी मिल जाएगी। तो अगर आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हो यानी सिंगल H2O कराते हो तो आपका अमाइड बनता है, यानी CONH2 बनता है। और अगर आप ट्रिपल हाइड मतलब बहुत मतलब एक्सेस हाइड्रोलिसिस कराते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हो, तो आपका COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ेगा तो एसिड बन जाएगा, और अगर कम हमारे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कम ऑक्सीजन जुड़ पाएगा तो अमाइड बन के ही रह जाएगा। और एक और रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप C(N) के अंदर LiAlH4 डाल रहे हो, ठीक है, LiAlH4 डाल रहे हो साइनाइड के अंदर, तो वो बना देगा CH2NH2, अमाइन बन जाएगा आपका। तो साइनाइड में अगर आप LiAlH4 डाल रहे हो तो अमाइन बन जाएगा, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका एक वो बता देती हूँ, DMF जो होता है, ये याद रखना, DMF हमेशा SN2 में, SN2 से याद आया, SN1 SN2 रिएक्शन रट जाना, एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर मैं भी बताऊंगी आपको, अगर ये वीडियो नहीं हो पाया तो मैं अलग से उस पर बताऊंगी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसमें आपको मतलब ऑलमोस्ट सारे हेलो एल्केन्स हैलोजेन्स में PYQs ही उस टॉपिक से मिलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा कम रिएक्ट करेगा, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। बट अगर आपको बेसिक आते हैं ना तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे, ऑब्वियसली आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। तो ये याद रखना कि DMF जो होता है वो SN2 में यूज़ होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और बताती हूँ मैं आपको, और आपके जो हेलो एल्केन्स हैलो एरीन्स में है, या मेरे को चैप्टर याद नहीं है वो, बट उसके अंदर आपके सारे वो जो रिएक्शंस दे रखे हैं ना, जिसके अंदर एक में SO2Cl जुड़ रहा है, एक के अंदर आपके वो रेड फॉस्फोरस PbR2 अगर आप दे रखे हैं, वो काफ़ी एक साथ दे रखे हैं सारे रिएक्शंस, वो करके चले जाना, उसमें से एक तो आएगा ही, डेफिनेट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस। SO2Cl जिसके अंदर बनता है, और CO2 SO2 निकलती है अगर रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, वरना एब्जॉर्ब हो जाती है SO2। मेरे को पूरा ध्यान नहीं है वो, बट वो रिएक्शंस का सेट है, आपको NCERT में मिल जाएगा, एक साथ 4-5 रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखो, SN1 SN2 सामने ही आ गया, तो ये सुन लो। SN1 SN2 के अंदर उनका जो आप बेसिकली डिफाइन करोगे, मतलब SN1 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, SN2 पता होना चाहिए क्या है। SN1 आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और SN2 आपका बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है।
डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है जेई में, आपसे पूछी जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो SN1 की होती है वो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और जो SN2 की होती है वो जस्ट उल्टी होती है। तो इसको ऐसे याद रखो कि जो SN1 है ना, 1 छोटा होता है ना, तो उसके अंदर नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है 3 2 1 डिक्रीजिंग में, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। और जो छोटा है ना, मतलब जो बड़ा है ना SN2, उसके अंदर उल्टा ऑर्डर, मतलब अगर आपको SN1 याद हो गया ना, SN2 उसका जस्ट उल्टा है। तो SN1 याद रख लो, SN1 में 1 मतलब छोटा है तो उसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। SN1 का जस्ट उल्टा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद जो एल्काइल हाइड्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों SN1 SN2 में सेम ही रहती है। सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बहुत आता है कि आपका जो रेट होती है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि कार्बोकेटायन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, किस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है कार्बोकेटायन का। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन SN1 के केस में होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इन अ स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ये SN1 के अंदर ही होता है, SN2 में नहीं होता है, क्योंकि SN2 में मतलब वॉल्टन इन्वर्जन हो जाता है। तो उसमें इसमें कार्बोकेटायन होता है और SN2 में वॉल्टन इन्वर्जन होता है। उसके बाद जो आपका SN1 रिएक्शन है ना, उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड या न्यूक्लियोफाइल। ये याद रख लो, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका SN1 है उसके अंदर SN1 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो वो 1 है, वो 1 का मतलब ये है कि उसमें जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है, और किसी पे नहीं कर रही, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं कर रही, कार्बोकेटायन पे नहीं कर रही, किसी पे नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ कर रही है रेट फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड आपने कितना लिया है सिर्फ उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। और जो आपका जो वो है SN2, उसमें उस पर भी करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगी, और कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे करेगी। बट क्योंकि SN1 में 1 आ रहा है इसलिए सिर्फ वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑन एल्काइल हैलाइड पे करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद कार्बोकेटायन काफ़ी इंटरमीडिएट स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ऐसे याद रख लो, ऑर्डर याद रख लो। SN1 SN2 में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लगा लेना, तो आपको टाइप पता लग जाएगा किस टाइप के पूछ रहा है। उसके बाद आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा तो खैर इम्पॉर्टेंट है, बट आता है पेपर में, बट एक दो क्वेश्चन मतलब उसमें आता है, पार्ट बी में आता है, जिसमें आपसे पूछता है कि इसके आइसोमर्स निकालो, तो वो कैसे निकालते हो आपको आना चाहिए। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ZR आइसोमर आना चाहिए। मैं अगले वीडियो में होगा, इफ़ यू नीड तो मेरे को बता देना, अगर Z वाले आया, ZS आइसोमर या ZE आइसोमर आपको जानने तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी। बाकी उससे रिलेटेड पूछा तो नहीं है अभी तक, एंड हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले। तो पोलैरीमीटर क्या होता है, द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, उसको पोलैरीमीटर से मेजर करते हैं। तो ये देख लेना। ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ जाना, वो पढ़ जाना। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कंपाउंड क्या होता है। कायरल कार्बन वो कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जो जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। तो ये सब पढ़ जाना। इनैंशियोमर पढ़ जाना, जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेजेस। ये मैं बहुत आपको बेसिक बता रही हूँ एक एक लाइन में, क्योंकि मैं आपको टॉपिक्स बताने हैं इसलिए। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ H2 रिमूव हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो अगर आप एल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपका एल्कीन बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे रट जाना। सेट्जेफ रूल रट जाना। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जितना एल्कीन सब्सटीट्यूटेड होगा, जितने उसके अंदर ग्रुप्स अटैच होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन रट जाना भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्दो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये उसका 11th में आता है आपके।
पर इसको प्लीज़ याद कर जाना, क्योंकि इसमें से आपको इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि सेड्सफ रूल का ये भी रूल होता है कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे उस कंपाउंड के, वो साथ तो क्वेश्चंस आपके ना ऐसे नहीं पूछेगा सेड्सफ रूल क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का आंसर, वो पूछेगा मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ कंपाउंड्स का। तो आपको उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें आपको सेड्सफ कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें आपको जितने फैक्टर्स आप कर सकते हो सब कंसिडर करने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।